गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टिड्डियों के बारे में, यानी लोकस्ट के बारे में। जैसा कि हम बचपन में जब भी भाई बहन सभी खेलते थे तो हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाते थे जो कमज़ोर होता था कि चले जाओ टिड्डी जैसे हो, नहीं मार देंगे। लेकिन अब हमें वर्तमान में प्रेजेंट में हमें पता चल रहा है कि टिड्डियों की पावर कितनी होती है। हमें बचपने में नहीं पता थी कि टिड्डी इतने शक्तिशाली होते हैं जो इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम टिड्डियों की बात करें तो टिड्डियों ने मिलकर अफ्रीका और एशिया के 1 दर्जन से अधिक देशों को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इनके कारण एग्रीकल्चर ख़राब हो गया, कृषि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र, उसके बाद रेड सी एरिया और साउथ वेस्ट एशिया का क्षेत्र बहुत ज़्यादा टिड्डियों से प्रभावित होगा। भारत में भी टिड्डियों का अगर हम देखें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे एमपी पहुँचे और एमपी में भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया और यूपी में भी प्रवेश कर चुके हैं और फसलों को लगातार नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालांकि सरकार इनको रोकने के बराबर प्रयास भी कर रही है। सरकार ने दमकल वाहनों को तैयार कर दिया है और लगातार पेस्टिसाइड्स का यानी कीटनाशकों का सरकार छिड़काव कर रही है। अगर हम टिड्डियों की बात करें कि ये किस कंडीशंस में पाए जाते हैं तो अगर हम टिड्डी दल की लोकस स्वार्म की बात करें तो ये एक प्रकार के ट्रॉपिकल इंसेक्ट्स हैं, यानी उष्णकटिबंधीय इंसेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है और गर्मी होती है तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और जब बारिश और गर्मी ज़्यादा होती है तो इनका रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और भारत में अब हम बात करते हैं कि भारत में जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं लोकस्ट की वो कितनी होती है। भारत में नॉर्मली 4 प्रकार के लोकस्ट स्पीसीज़ यानी टिड्डी की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहली है उसमें डेजर्ट स्पीसीज़, दूसरी माइग्रेटरी स्पीसीज़, तीसरी है बॉम्बे स्पीसीज़, चौथी है ट्री स्पीसीज़। इन चारों स्पीसीज़ में यानी माइग्रेटरी, डेजर्ट, बॉम्बे और ट्री में सबसे खतरनाक जो होता है वो डेजर्ट लोकस्ट होता है। तो हम डेजर्ट लोकस्ट की बात करेंगे जो वर्तमान में संकट का कारण है। जरा सा डेजर्ट लोकस्ट की बात करें तो इनमें क्या होता है कि अपने आप को परिवर्तित करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और ये पर डे 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, जिससे ये 2 4 10 दिन में बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और उसके साथ ही इनका जो जीवन काल होता है, लाइफ साइकिल होती है, वो 80 या 90 दिनों की होती है। और लगभग अराउंड 80-90 दिनों की लाइफ साइकिल में ये 70 से 80 अंडे दे देते हैं। तो इससे होता क्या है, जितना इनका जीवन काल होता है उतनी संख्या में ये बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब हम देखेंगे कि क्या भारत में जो ये लोकस्ट स्वार्म अटैक हुआ, इन्वेजन हुआ, ये समय से पहले हुआ है, क्यों हुआ है। अगर हम इसके रीजंस पर जो इस समय साइंटिस्ट या विभिन्न प्रकार के जो भी लोग हैं जो गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आप समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले क्या इसका कारण बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कि 2019 में नॉर्मली क्या हुआ था कि मानसून जो था वो वेस्टर्न एरियाज़ में, डेजर्ट एरियाज़ में समय से पहले आ गया था। और नॉर्मली मानसून जो रहता है वो कब तक रहता है, आप लोगों को पता होगा कि मानसून जो सितंबर अक्टूबर तक रहता है। और लेकिन 2019 में समय से पहले आया भी था और सितंबर अक्टूबर के बजाय नवंबर तक रहा। तो इससे क्या हो गया कि जो गर्मी और बारिश थी वो बहुत लंबे समय तक हुई, जो नॉर्मल समय होता है उससे ज़्यादा समय तक हुई। तो उससे समस्या यह हुई कि ये भी जो भी टिड्डियाँ थे इनको ग्रोथ करने का, रिप्रोडक्शन करने का बहुत ज़्यादा समय मिल गया, पहले से ज़्यादा समय मिला, इसलिए इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली। दूसरी बात क्या थी कि जब मानसून ज़्यादा आता है तो पेड़ पौधे और जितने भी घास होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि बारिश के कारण पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं। तो इससे क्या हुआ, टिड्डियों को खाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था हो गई। तो ये मुख्य कारण था कि टिड्डियों की संख्या इतनी बढ़ गई। उसके बाद हम बात करें कि क्या इसमें मानव भी जिम्मेदार है टिड्डियों की इतनी संख्या बढ़ने में, तो मानव बिल्कुल जिम्मेदार है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और लोकस्ट में रिलेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज और टिड्डियों के इन्वेजन में कुछ संबंध है, तो बिल्कुल है। अब ये संबंध को समझने का हम प्रयास करते हैं कि टिड्डी इन्वेजन और ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में क्या रिलेशन है। तो अगर हम देखें कि नॉर्मली क्या होता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है तो इससे क्या हुआ है कि जो हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर है, उसका तापमान बढ़ गया, जिसको ज्योग्राफी के स्टूडेंट पॉजिटिव इंडियन डाइपोल कहते हैं, लेकिन आप नॉर्मली समझ लीजिए कि पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ गया है हिंद महासागर के। जिससे प्रभाव क्या हुआ कि भारत में या अफ्रीका में, एशिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो टिड्डियों को बढ़ने का मौका मिल गया। टिड्डियों को बढ़ने का मौका मिला तो इससे समस्या क्या हुई कि बहुत सारे टिड्डी हो गए, प्लस लगातार जो बारिश की हवा थी वो अफ्रीका से भारत की ओर आती थी, तो इन हवाओं के साथ टिड्डी भारत में भी खूब सारे प्रवेश कर गए। दूसरा इसका कारण कोरोना भी था। अब कोरोना कैसे था, ये थोड़ा आश्चर्य लगेगा आप लोगों को कि कोरोना कैसे हो सकता है टिड्डियों के आगमन का, इन्वेजन का कारण। दरअसल क्या हुआ, कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है।
तो लॉकडाउन से क्या हुआ कि नॉर्मली ऐसे जहाँ भी टिड्डियों को लोग देखते थे, जिस देश में भी देखा जाता था, तो वहाँ पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता था। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ नहीं और लगातार ये ग्रोथ करते, रिप्रोडक्शन करते, अपनी संख्या बढ़ाते हुए चले गए। तो ये रिलेशन था क्लाइमेट चेंज का और लोकस्ट अटैक इन्वेजन का, कि क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में इस समय लोकस्ट अटैक हो रहा है भारत में। तो ये हमने समझ लिया अटैक। अब हम समझेंगे कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि बीमारी तो हमें पता चल गई। तो सबसे पहले हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे। देखिए, यहाँ इस लोकस्ट स्वार्म से बचने के लिए हम दो प्रकार के केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनोफॉस्फेट और दूसरा है क्लोरोपाइरीफॉक्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट उन क्षेत्रों में छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, जहाँ पर जो क्षेत्र एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये टॉक्सिक होता है, यानी विषाक्त रसायन है। इसलिए यह ऑर्गेनोफॉस्फेट का छिड़काव उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती है। वहीं पर क्लोरोपाइरीफॉक्स का छिड़काव उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जाती है, क्योंकि ये विषाक्त नहीं होता। इसके अलावा हम ट्रेंचेस यानी खाई बना सकते हैं खेत के किनारे। अगर किसान जो है खेत के किनारे खाई बना दे और उस खाई में वाटर और केरोसिन ऑयल यानी पानी और मिट्टी के तेल का मिक्सचर डाल दे, तो मिट्टी के तेल का मिक्सचर डालने का मतलब क्या होता है कि इससे जो वाटर का होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वो कम हो जाता है। जैसे ही टिड्डी इसमें बैठेंगे वे डूबकर मर जाएंगे। तो ये भी एक इसको रोकने का एक उपाय है। इसके अलावा हम ड्रोन स्प्रे भी करवा सकते हैं। ड्रोन स्प्रे से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर देखें भारत में टिड्डियों से बचने के लिए कुछ व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि भारत में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी टिड्डी चेतावनी संगठन भी है। ये संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसके दो ऑफिस हैं, एक तो ऑफिस है फरीदाबाद में और दूसरा है जोधपुर में। फरीदाबाद वाला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देता है और जो जोधपुर वाला है वो आपको टेक्नोलॉजिकल जितनी भी तकनीकी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है। अब इस ऑफिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि राजस्थान, गुजरात के डेजर्ट एरिया और सभी क्षेत्रों में टिड्डियों का जो भी अटैक हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, उसको रोकना और इनसे कैसे निपटा जाए, इसके अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना है। तो ये हमने पूरा समझा कि टिड्डियाँ आखिर अटैक क्यों हुआ है, इनको कैसे रोका जा सकता है, इनसे बचाव क्या है। और जो कंक्लूज़न अगर हम निकालने की कोशिश करें तो कंक्लूज़न यही है कि देखिए, टिड्डियों के इन्वेजन का जो सबसे मेन कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन ने लगातार आपने ऐसे तत्वों का उत्सर्जन किया है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। तो इससे अगर हम देखें एक व्यापक तौर पर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे अच्छा है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास करें। और मैं एक सबसे अच्छी, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे लास्ट तक, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग रोकना सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग रोकना आपके और हमारे हाथ में भी है। अगर आप रोज़ एक पौधा लगाएं और हम भी लगाएं, सभी लोग लगाएं, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता। एक तो हम कुछ ऐसे मैटर्स का, ऐसे पदार्थों का यूज़ कम करें जो कि बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, नशीले जो भी नशीले पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, तो उनका उत्सर्जन ना करें। दूसरा, हम एक और उपाय कर सकते हैं कि हम एक एक प्रतिज्ञा ले लें कि हम हर संडे को एक पेड़ लगाएंगे, सिर्फ एक पेड़। तो समझ लीजिए, अगर आप एक संडे को एक पेड़ लगाएंगे तो एक महीने में 4 पेड़ हो गए और एक साल में 40 यानी 48 पेड़ हो गए। तो एक आदमी अगर एक साल में 48 पेड़ लगा रहा है तो समझ लीजिए भारत की पॉपुलेशन कितनी है और कितने पेड़ हो जाएंगे। और जो समस्या हो रही है कि जंगल कम हो रहे हैं या यह कम हो रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।